चैनल यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे और मैंने बहुत सारी क्लासेस आपकी ऑलरेडी डाल दी है स्टेम को लेकर। तो आज मैं आपका चैप्टर लेके आई हूँ पीसीबी के लिए आवर इन्वायरमेंट। दोबारा से उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप सभी की स्क्रीन पर है और आप सभी को पता है कि आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर। यानी कि जो चार ऑप्शंस है इसमें से हमको देखकर बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो इनकरेक्ट है, यानी कि वो रॉन्ग है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए है, रिवर का पेयर किया गया है नेचुरल इकोसिस्टम से। तो जो रिवर होती है यानी कि जो नदी होती है वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है, राइट। ओके, बी ऑप्शन दिया हुआ है, एयर इक्वल टू बायोटिक कंपोनेंट। तो क्या एयर जो है यानी कि जो हवा हमारे आसपास है वो एक बायोटिक कंपोनेंट है? तो आप सभी का आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि जो एयर होती है वो नॉन लिविंग थिंग होती है, वो लिविंग थिंग नहीं होती, राइट। और जो लिविंग थिंग होती है ओनली वही बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आती है। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो आपके अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आती है। तो हमें इनकरेक्ट पेयर जो है उसी को करना था, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं सी और डी की बात करूँ तो वो दोनों बिल्कुल करेक्ट पेयर है, बिकॉज क्रॉप फील्ड एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है और वाटर एक जो अबायोटिक कंपोनेंट है, राइट। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको हम अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करते जाएंगे। टाइम बहुत कम है तो हमें जल्दी जल्दी अपनी तैयारी जो है वो करनी है। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। जो कि आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपका इन चारों में से आपको देखकर बताना है कि इकोसिस्टम का कौन सा फंक्शनल कंपोनेंट नहीं होता है। तो हम सभी को पता है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो क्या है, वो एक बेसिकली जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो एक फंक्शनल कंपोनेंट इकोसिस्टम का नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, एनर्जी फ्लो। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, फ्लो ऑफ एनर्जी और एनर्जी फ्लो दोनों इक्वली है और ये जो है एक फंक्शनल कंपोनेंट नहीं होते हैं इकोसिस्टम के। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि देखो डिकम्पोजर्स होते हैं, सनलाइट होती है, कम्युनिटीज़ होती हैं। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि जो आपके तीन ऑप्शन आपको दिए हुए थे ना, ये आपके करेक्ट है। और आपको जो नॉट फंक्शनल कंपोनेंट को चूज़ करना था तो वो आपका एनर्जी फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगर बात करें आपका फ्लो ऑफ एनर्जी की, तो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, हम सभी को पता है कि जो हमारे ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी का फ्लो होता है, राइट। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ट्रॉपिक लेवल का, तो सभी को पता है कैसे होता है उसका डायग्राम। और मैंने अपना जो ये चैप्टर आपको मैं करा रही हूँ, ये दूसरी क्लास है बेसिकली इस चैप्टर की, तो आप सभी को मैंने पहली वाली क्लास में पढ़ाया हुआ है, उसे जाके देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम ऑलवेज। ओके, तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो एक इकोसिस्टम जो है उसके अंदर हमेशा कैसे होता है। हमें पता है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही होता है। आपको ये जो यूनिडायरेक्शनल वर्ड है ना, इसको याद रखना है। और यूनि का मतलब होता है एक, ओके, एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है, यूनि डायरेक्शनल। ना ही आपका बाई डायरेक्शनल होगा, ना ही मल्टीपल डायरेक्शनल होगा और ना ही नो स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। ओके, यूनि डायरेक्शनल का मतलब होता है, यूनि मीन्स वन। वन से आपको याद रखना है कि आपका जो फ्लो ऑफ एनर्जी है इकोसिस्टम में वो हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी विद इन अ बैलेंस इकोसिस्टम। ठीक है, ये तो हमें सिंपली बताया कि जो डायग्राम आपको दिया हुआ है इसमें जो एनर्जी उसका फ्लो हो रहा है इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन का किया गया है कि द बॉक्सेस रिप्रेजेंट्स वेरियस ट्रॉपिक लेवल। ये जो बॉक्स आपको दिया है ना, जैसे कि PQRS, ये जो बॉक्सेस हैं ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग ट्रॉपिक लेवल को। अब आपको पता है कि हमारे ट्रॉपिक लेवल टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं उसमें, है ना, सभी को पता है, राइट। तो अब बताते हैं, आगे क्वेश्चन बोला गया, सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन और करेक्टरिस्टिक। अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं डायग्राम के साथ और आपसे पूछा गया है
कि ये डायग्राम जो है आप सभी देखो और इनको आंसर करो कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे पी दिया हुआ है तो आपको बताना है कि पी जो है वो क्या है, यानी कि कौन सा ट्रॉपिक लेवल है और उसका काम क्या है, यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि उसका हम कह सकते हैं कि किस तरीके से हमने पहचाना कि वो क्या चीज़ है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जो ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर यानी कि जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है, यानी कि हमारे प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि खुद से अपना खाना बनाते हैं। ऑटो मीन्स खुद से, जैसे कि ऑटोग्राफ होता है ना, इस तरीके से याद रखो कि खुद से जो अपना खाना बना रहे हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप। ओके, और हेटरोट्रॉप वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, हम जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सब कुछ। जो खाली प्लांट है वो अपने आप अपना खाना बनाता है। तो यहाँ से आप अपना डायग्राम देखो। अब आपको देखकर बताना है, ऑप्शंस को भी साथ में देखो। अब इन्होंने बोला जैसे कि आपको PQRS दिया है, तो ये जो PQRS है, अब P जो है उसको देखो। P जो है इन्होंने बताया कि वो एक प्रोड्यूसर है। तो क्या ये प्रोड्यूसर है? हाँ जी, बिल्कुल ये प्रोड्यूसर है, ये अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करता है। अब इन्होंने इसका एक कैरेक्टरिस्टिक बताया है, दे आर हेट्रोट्रोपिक इन नेचर। तो प्रोड्यूसर जो है वो हेट्रोट्रोपिक नहीं होते, तो इसलिए कट कर दो। अच्छा, इसको इस डायग्राम को देखने की बजाय आप करेक्टली पहले तो ये देखो कि कौन सा क्या बताया हुआ है और उसका काम क्या सही दिया हुआ है या नहीं। जैसे कि प्रोड्यूसर का काम जो है क्या होता है, वो ऑटोट्रोपिक होता है नेचर में, तो ये यहाँ से ऑप्शन कट ही हो जाएगा, राइट। नेचुरली क्वेश्चन कट हो रहा है जो ऑप्शन है वो। और आपका जो क्यू है उसमें बोला गया है प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये क्यू जो है प्राइमरी कंज्यूमर है। दे ईट ओनली प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, जो आपका क्यू है वो प्राइमरी कंज्यूमर है और वो पूरा डिपेंड कर रहा है प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली, है ना। और वो क्या होता है, वो होते हैं हार्बीवोरस, जो कि ओनली प्लांट्स को खाते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को और प्लांट्स को, जो हरी घास होती है वैसे भी। तो ये प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं उसके अंदर आते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने आर दे दिया हार्बीवोरस, और जो यहाँ पे आपको आर दिया हुआ है, आर जो है वो हार्बीवोरस और ओमनिवोरस दोनों ही हो सकती हैं, एंड ये एक्ट करते हैं एज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, तो दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, राइट। तो हार्बीवोरस तो नहीं होगा ना, कार्निवोरस और ओमनिवोरस होगा, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। फिर देखो आपका एस बचा, एस इन्होंने कहा है डिकम्पोजर्स, तो जो एस है यानी कि ये वाला हमारा एस जो है, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, यानी कि साफ़ सुथरा रखने में। जैसे कि जो भी डेड प्लांट्स होते हैं और कीड़े मकोड़े होते हैं, बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं जिनको हम ज़मीन में दबा देते हैं, तो उनको कौन खाता है? उनको यही डिकम्पोजर्स खाते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, है ना। तो इनका अब इन्होंने काम दिया है, दे एक्ट एज टेरिटरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन। इन्होंने कहा है कि ये टेरिटरी कंज्यूमर की तरह काम करते हैं फूड चेन में, तो ये भी बिल्कुल गलत है, राइट, क्योंकि डिकम्पोजर की अलग से होती है, पता है ना। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो ओनली प्लांट्स को खाते हैं और उसकी बनी हुए जो उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खाते हैं, और वो होते हैं आपका जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो आपके क्या होते हैं? हार्बीवोरस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और मेरे ख्याल से इतनी एक्सप्लेनेशन बहुत है, थोड़ी सी ज़्यादा ही दे दी मैंने, बट आप सभी को अच्छे से क्लियर हो जाए इस वजह से दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में बोला गया है, इन द गिवन फूड चेन ऑर्गेनिजम्स आर लेबल्ड एज A to D, यानी कि यहाँ पे आपको A to D करके ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं और उनको लेबल किया हुआ है, और आप सभी देखकर पिक्चर को समझ सकते हैं, राइट। मैच द लेबलिंग रेफर्ड इन कॉलम फर्स्ट विद देयर मोस्ट सुटेबल फीचर इन कॉलम सेकेंड। अब आपको मैचिंग करनी है। पहले तो हम इसको देखते हैं, ये जो आपको दिया हुआ है आप सभी इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो ए है ये क्या है? आपका ग्रास है, और जो आपका बी है ये आपका ग्रास ओपर है, फिर जो आपका सी है ये आपका फ्रॉग है, डी जो है आपका स्नेक है, और ये जो ई है, ई तो दिया ही नहीं है, मतलब मैं इसको ई नाम रख देती हूँ ऐसे ही, और ये आपका क्या है? ये आपका हॉक है, राइट। इस तरीके से आपको जो ट्रॉपिक लेवल है वो बना के दे दिया गया है। तो अब कॉलम को देखते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ए जो है वो आपका ग्रास है। ग्रास जो है वो किस में आएगी? वो आपकी आ जाएगी ऑटोट्रॉपिक में, तो थर्ड वाले से मैच कर देते हैं ए को, ठीक है।
फिर जो बी है, बी जो है आपका वो क्या है, वो ग्रास होपर है। ग्रास होपर जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका आता है प्राइमरी कंज्यूमर में, तो उसको इससे 4 से कर देते हैं। फिर जो सी वाला है आपका, वो हमारा क्या था, फ्रॉग था। फ्रॉग आपका प्राइमरी कार्निवोरस में आ जाएगा, तो 1 से हो जाएगा। और जो आपका डी है, डी जो है वो क्या था, हमारा स्नेक था, और स्नेक जो है वो आपका सेकेंडरी कार्निवोरस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो फ्लैश ईटर होते हैं, राइट। तो यहाँ से आपका सब मैचिंग क्लियर है। अब मैचिंग क्लियर होने के बाद आपका जो आंसर है वो निकल कर आ रहा है हमारा। कोड को अगर हम देखें कोड में जाके, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए को हम यहाँ से करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो। अच्छा, ये जो फूड चेन आपको दिया हुआ है और इसमें हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि क्या होगा अगर डियर, यानी कि ये डियर जो है बीच वाला, अगर ये इस फूड चेन में से मिस हो जाए तो क्या चीज़ होगी, क्या आप मतलब इफेक्ट क्या पड़ेगा फूड चेन पर, हमको ये बताना है। तो देखो क्या होगा, जो डियर है, यानी कि जो आपकी डियर है ये वाली, ये क्या है, ये ग्रास को खा रही है, ठीक है, घास को खा रही है। और इस डियर को कौन खा रहा है, टाइगर खा रहा है। तो इससे क्या होगा, जो ग्रास है वो तो आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डियर अगर यहाँ से मानो ख़त्म ही हो जाती है, मानो उसको मैं गायब कर देती हूँ, तो ग्रास बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और आपका जो टाइगर है उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको फूड ही नहीं मिलेगा, उसको खाना ही नहीं मिलेगा, है ना। तो ये आपस में अटैच है, इसका मेन मोटिव यही था। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन, आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेज एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेज। ग्रास की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी और जो टाइगर है हमारा, उनकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपनी तैयारी करते रहो। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलना, और इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से उसे जाके फॉलो कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस तरीके की नई नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो लेवल जो है वो क्वेश्चंस के साथ बढ़ता जाएगा, पहले इजी आएगा, फिर थोड़ा सा हार्ड, फिर और थोड़ा सा हार्ड, इस तरीके से। तो ये मत सोचना कि सारे क्वेश्चंस इजी हैं, नहीं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, एन इकोसिस्टम इंक्लूड्स। जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो फटाफट से इसका आंसर दो। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेकंड है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, थर्ड है बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लैंड है, वाटर है, सॉइल है, पेड़ पौधे हैं, ये सभी मिला के एनिमल्स के साथ, जो मतलब लिविंग बींग कौन होंगे, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, इंसेक्ट्स, जो हमारे आसपास पक्षी रहते हैं, छोटे छोटे मच्छर मक्खी, ये सभी इकोसिस्टम में आते हैं। साथ ही साथ नॉन लिविंग थिंग्स में कौन होती हैं, जैसे कि सोइल हो गया, हमारा वाटर हो गया, एंड हमारा वाटर के साथ एयर हो गया, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है ये नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एंड साथ ही साथ प्लीज़ मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाइए कमेंट, ठीक है। मैं ये सोच रही हूँ कि आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करें, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इन चारों में से कौन सा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका पॉन्ड, सेकंड है क्रॉप फील्ड्स, थर्ड है लेक एंड फोर्थ है आपका फॉरेस्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वाई? बिकॉज जो क्रॉप फील्ड है वो मैन मेड होती हैं, यानी कि जो इंसान है वही खेती करता है खेतों में, ठीक है। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का मतलब ही ये होता है कि जो हमें नेचर से ना मिलकर मैन मेड हो, जो इंसान ने खुद बनाई हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिस in the food chain is increasing amount at each higher tropic level is known as। अब हम सभी को पता है कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स है उनका ट्रांसफ़र होना, फूड चेन में आ जाना, उनका एंटर हो जाना, एंड उसके बाद हर ट्रॉपिक लेवल में उनका ट्रांसफ़र होना, और वो भी अमाउंट को इंक्रीज करते हुए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड अगर क्लास पसंद आई तो प्लीज़ आप सभी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बच्चों की काफ़ी कमेंट आई थी इसीलिए।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो एक फूड चेन होती है उसमें जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है उसमें वो क्या चीज़ ऑक्यूपाइड करता है, यानी कि वो कार्निवोरियस है, हार्बीवोरियस है, डिकम्पोजर है, प्रोड्यूसर है। और हम सभी को पता है कि हमारा जो फूड चेन है उसमें कितने ट्रॉपिक लेवल होते हैं, उसमें ट्रॉपिक लेवल होते हैं 4, और जो फोर्थ वाला है सबसे हाईएस्ट है उसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो बताइए जल्दी से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फास्ट। ये करेक्ट आंसर इज कार्निवोरियस। ठीक है, कार्निवोरियस होते हैं जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज 5 kg। ठीक है, व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे एक हमें फूड चेन दी हुई है, आपको नज़र आ रही होगी, और उसके बाद इन्होंने कहा है कि सपोज करो कि जो अमाउंट है एनर्जी का वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक डिक्रीज होकर कितना आ गया है, 5 kg हो गया है। तो जो फर्स्ट होगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल मीन्स जो प्रोड्यूसर लेवल होगा उसमें एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी लेवल कितना होगा उसमें। तो बताओ करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है 5 kg, सेकंड है 50 kg, थर्ड है 500 kg एंड फोर्थ है आपका 5000 kg। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 5000 kg, बिकॉज प्रोड्यूसर लेवल के पास सबसे ज़्यादा होता है जो एनर्जी होती है। ठीक है, एंड उसके बाद वो घटती चली जाती है और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक आते आते वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ हायर ट्रॉपिक लेवल विच फीड ऑन सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ लोअर ट्रॉपिक लेवल कॉन्स्टिट्यूट द। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो ऑर्गेनिजम्स हायर ट्रॉपिक लेवल से सेवरल करते करते जो अपना सर्वाइवल करते हैं, और ऐसे फूड चेन चलती जाती है ना, ऐसे पहले प्लांट को कोई खाता है, जैसे कि गोट खाती है, फिर उसको ह्यूमन बीइंग खाता है, इस तरीके से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फूड वेब। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू। अब हमें यहाँ पे पूछा गया कि ओजोन में जो होल हुआ था, होल पाया गया था ओजोन लेयर में, वो किसकी वजह से हुआ था। तो वो हुआ था क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी वजह से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। एंड यहाँ पे हमें मीथेन दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, पेस्टिसाइड्स दिया हुआ, तो ये नहीं होंगे, बिकॉज क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इसका एक मेन कारण रहा था ओजोन लेयर में होल होने का। ठीक है, एंड जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए होता है मीथेन एंड आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सक्लूसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू यूवी रेज रिजल्ट इन। अब यूवी रेज मीन्स अल्ट्रा वोलेंट रेडिएशंस, अल्ट्रा वोलेंट जो रेज सीधे जो हमारे पास सन के थ्रू, हमारे अगर सीधे डायरेक्टली सन से हमको पड़ेंगी तो क्या होगा, उससे क्या चीज़ें हो सकती हैं, बेसिकली ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमें बचाने के लिए एक ओजोन लेयर जो है वो बनी हुई है अर्थ के ऊपर, जिससे कि जो सन की डायरेक्ट रेज हैं वो हमारे ऊपर नहीं पड़ती हैं, और अगर वो पड़ेंगी तो हमें क्या चीज़ हो सकती है, ये हमसे इस क्वेश्चन पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डैमेज टू इम्यून सिस्टम, सेकेंड है डैमेज टू लंग्स, थर्ड है स्किन कैंसर एंड फोर्थ है आपका पैटिक अल्सुरा। तो नेक्स्ट आपका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा डैमेज टू इम्यून सिस्टम। ठीक है, डैमेज टू इम्यून सिस्टम यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको डैमेज करता है अगर अल्ट्रा वोलेंट रेज बिल्कुल डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ेंगी तो। एंड सेकंड आपका करेक्ट होगा स्किन कैंसर, बिकॉज हमें पता है कि स्किन कैंसर जो है वो भी होगा अगर अल्ट्रा वोलेंट जो रेज है वो हमारे ऊपर पड़ेंगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इन एन इकोसिस्टम द 10% ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू दी नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो 10% का जो रूल था, लो था, 10% ऑफ एनर्जी लो था, वो ट्रांसफ़र होता जाता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, तो वो किस फॉर्म में होता है ये हमसे पूछा है। फर्स्ट है इसका ऑप्शन हीट एनर्जी, सेकेंड है लाइट एनर्जी, थर्ड है केमिकल एनर्जी एंड फोर्थ है आपका मैकेनिकल
एनर्जी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, केमिकल एनर्जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। जो एनर्जी का फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो हमेशा कैसा होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो वो हमेशा होता है यूनिडायरेक्शनल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यूनिडायरेक्शनल होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डज नॉट कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो ग्रुप है वो बायोडिग्रेडेबल आइटम को कंटेन नहीं कर रहा है, नहीं आ गया नोट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखो फटाफट से, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रास, फिर है फ्लावर्स एंड लेदर, फिर सेकंड है ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, थर्ड है आपका फ्रूट पील्स, केक एंड लैम जूस, एंड फोर्थ है आपका केक, वुड एंड ग्रास। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिकॉज हमें नॉट बायोडिग्रेडेबल आइटम बोला था, मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम हमें चुनना है इसमें से। तो प्लास्टिक देखते ही समझ जाओ कि प्लास्टिक है तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आइटम है उसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन 12 है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस कौन सी होंगी इनमें से, फर्स्ट है कैरिंग द क्लॉथ बैग्स टू पुट परचेजेज इन वाइल शॉपिंग। जब आप कुछ भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप जूट का बैग लेकर जाए, प्लास्टिक की पॉलीथीन्स का यूज़ ना करें, तो ये तो बिल्कुल होगी। सेकेंड है स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स। अगर आपके घर में अननेसेसरी यानी कि बिना ज़रूरत के कोई भी लाइट जली हुई है किसी रूम में जिसमें कोई भी नहीं बैठा है तो उसे भी ऑफ करना चाहिए। थर्ड है वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटी। तो ये भी होगा, चाहे तो आप अपने जो स्कूल है वहाँ पर पैदल चल के जाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। अब हमें यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा जो है वो एक फूड चेन को फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रास, व्हीट एंड मैंगो। तो व्हीट और मैंगो तो नहीं होगा, ग्रास तो फिर भी है। सेकेंड है ग्रास, गॉट एंड ह्यूमन। थर्ड है गॉट, काउ एंड एलिफेंट, तो ये भी नहीं होगा। एंड फोर्थ है आपका डी ग्रास, फिश एंड गोट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बिकॉज ग्रास, गॉट एंड ह्यूमन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो घास होती है उसको पहले गोट खाती है और फिर गोट को ह्यूमंस जो हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो खाते हैं। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है 14, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। कितने नंबर ऑफ जो लिमिट है वो होती है एक ट्रॉपिक लेवल जो फूड चेन है उसमें। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिक्रीजेज इन एनर्जी एट हायर लेवल, या फिर डिफिशियंट फूड सप्लाई, थर्ड है पोल्यूटेड एयर एंड फोर्थ है वाटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिकॉज जो एनर्जी लेवल होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है हायर लेवल तक। जैसा कि आपको कहा कि जो फोर्थ लेवल है उसमें हम होते हैं और हमारे पास बहुत कम एनर्जी जो है वो आ पाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है 15, क्या है, in the following groups of materials which groups contain only non biodegradable items। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ग्रुप इनमें से नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम को ही फॉलो करता है। तो फर्स्ट है वुड, पेपर, लेदर, तो ये तो बायोडिग्रेडेबल है। सेकंड है आपका पॉलिथीन, डिटर्जेंट एंड पीवीसी, तो ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसलिए राइट है। थर्ड है प्लास्टिक, डिटर्जेंट एंड ग्रास, तो ये भी आपका क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हमें कंटेन करने के लिए पूछा गया है। तो पॉलिथीन, डिटर्जेंट एंड पीवीसी जो आपका है वो तो होगा ही, साथ ही साथ ये थर्ड वाला भी होगा, प्लास्टिक, डिटर्जेंट एंड ग्रास। फिर फोर्थ है आपका प्लास्टिक, बकलाइट एंड डीडीटी, ये भी आपका होगा। यानी कि तीनों ही ऑप्शन होंगे और यहाँ पे ऑप्शंस में हमें दिया नहीं हुआ है तो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, इसीलिए आप यहाँ पे डी वाले ऑप्शन को करेक्ट करेंगे और इसमें थर्ड जो है वो भी लिख लो। ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गई है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल ग्रुप को कंटेन करता है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जर्व्ड बाय all the green plants for the process of photosynthesis is observed about। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी % ऑफ जो सोलर रेडिएशंस हैं उनको ऑब्जर्व करता है प्लांट अपना खाना बनाने के लिए, और खाना बनाने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा,
1% ही जो है वो सोलर रेडिएशंस को ऑब्जर्व करता है। एंड देखो कितना पावरफुल होता है वो कि अपना खाना खुद बना लेता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 17, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर्स, तो ये तो करेक्ट है। सेकेंड है ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये रॉन्ग होगा एंड इनकरेक्ट ही हमें पूछना था, सॉरी चुनना था, तो यही राइट हो जाएगा इस एक तरीके से। नीचे भी देखते हैं, नीचे क्या है, प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये भी सही है। प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट जो है वो पूछा गया था और वो इनकरेक्ट बी वाला ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है, क्या है, इन द फिगर गिवन असाइड द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स आर शोन इन अ पिरामिड एट विच ट्रॉपिक लेवल इज मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल। तो आपको यहाँ पे फिगर दिख रही है, पिरामिड में होता है हमारा ट्रॉपिक लेवल, तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पूछा है कि किसके पास मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी जो है वो होती है। मैक्सिमम मीन्स सबसे ज़्यादा किसके पास होती है, तो वो होती है प्रोड्यूसर के पास, और प्रोड्यूसर जो है वो ट्रॉपिक लेवल 1 में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है, ऑर्गेनिजम्स विच सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजिंग रेडिएंट एनर्जी आर कॉल्ड। तो हम सभी को पता है कि जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं सोलर रेडिएशंस को लेकर, ठीक है, उसे कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, एंड करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 वाला, क्या है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ अ फूड चेन। इनमें से बताओ कि कौन सा जो है वो एक फूड चेन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट है ग्रास, लायन, रैबिट एंड वुल्फ, सेकंड है प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रास होपर, थर्ड है वुल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर, एंड फोर्थ है आपका फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास एंड ग्रास होपर। तो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, फटाफट से मुझे बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर देखो क्या होगा, सेकंड वाला भी करेक्ट है, क्योंकि ये भी फूड चेन को फॉलो नहीं कर रहा है, थर्ड भी नहीं कर रहा है, एंड आपका फोर्थ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले ग्रास आता है और यहाँ पे फ्रॉग आ गया है, इसीलिए तीनों ही हैं। एंड फर्स्ट वाला आपका फॉलो कर रहा है फूड चेन को, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, इसमें फोर्थ भी ऐड कर लो, ठीक है, फोर्थ जो है उसे भी ऐड कर लो, इसमें तीनों ही हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, क्या है, द डिकम्पोजर इज एन इकोसिस्टम। तो जो डिकम्पोजर है वो इकोसिस्टम में क्या काम करते हैं, उनका काम क्या होता है, वो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलर मटेरियल में, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर मटेरियल में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्पोजल प्लास्टिक प्लेट्स शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज। अब हमें यहाँ पे पूछा गया कि जो प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं, डिस्पोजल प्लास्टिक की, जो हमें मिलती हैं खाना खाने के लिए, कई बार जब हम बाहर जाते हैं तब मिलती है, तो उन्हें हमें क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, उसे अवॉइड किया हुआ यूज़ करना, फिर भी लोग उसे यूज़ करते हैं, तो एक कारण तो होगा ना, कि कोई रीज़न तो होगा कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो बताओ, फर्स्ट ऑप्शन है दे आर मेड ऑफ मटेरियल विद लाइट वेट, सेकेंड है दे आर मेड ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, थर्ड है दे आर मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, एंड फोर्थ है आपका दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनी हुई होती हैं, प्लास्टिक से बनी हुई है तो नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होगा जब जो डियर है वो इस फूड चेन से गायब हो जाएगा, इसे कट कर दो, तो क्या होने वाला है। देखो, जो टाइगर है वो डियर को खाता है, एंड डियर जो है वो ग्रास को खाती है, हमें पता है ना। तो डियर नहीं होगा तो क्या होगा, चेन टूट जाएगी, और चेन टूटने से क्या होने वाला है, जो ग्रास है वो तो बहुत ज़्यादा उग जाएगी, है ना, सभी जगह ग्रास ही ग्रास हो जाएगी, और जो टाइगर है वो घटने लगेंगे, क्योंकि अब भाई वो भूखे मरेंगे, तो वो भूख के कारण मर जाएंगे, ठीक है, इसीलिए तो डियर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेज एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीजेज। जो घास है वो तो बढ़ जाएगी और जो टाइगर है वो घट जाएंगे, अगर ऐसा होने वाला है तो।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इफ़ अ ग्रास होपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फॉर्म। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जब एक ग्रास होपर जो है वो फ्रॉग को सॉरी जब एक फ्रॉग जो है वो ग्रास होपर को खाता है तो उसके बाद जो एनर्जी है उसका ट्रांसफ़र किस तरीके से होने वाला है। तो उसका ट्रांसफ़र होने वाला है प्राइमरी कंज्यूमर्स टू सेकेंडरी कंज्यूमर में, क्योंकि फ्रॉग हमारा सेकेंडरी में आता है एंड ग्रास होपर हमारा प्राइमरी में आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 25 क्या है, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंगी आर क्लासिफाइड एज। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया फंगी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फूड चेन में जो हमारे आती हैं उनको हम बोलते हैं, बताओ फटाफट से, उनको क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे डिकम्पोजर्स, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन्स आफ्टर। बहुत छोटी सी एनर्जी जो है वो बच जाती है किस ट्रॉपिक लेवल तक, आते आते तो वो बचती है 4th ट्रॉपिक लेवल तक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि 4th ट्रॉपिक लेवल के पास सबसे कम एनर्जी मिलती है उसे। एंड फिर है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन अ फूड चेन इज मैक्सिमम इन। जो कॉन्सेंट्रेशन होता है हार्मफुल केमिकल्स का वो सबसे ज़्यादा किस ट्रॉपिक लेवल में होता है। तो फर्स्ट है आपका ऑप्शन फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड टॉप लेवल। टॉप लेवल में होता है सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है, सबसे ज़्यादा जो अमाउंट होता है केमिकल्स का, हार्मफुल केमिकल्स का, वो 4th लेवल में पाया जाता है। ठीक है, एंड 4th लेवल में पाया जाता है यानी कि ह्यूमन बींग्स को वो जो बहुत हार्मफुल केमिकल्स है वो उनको उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वो कहीं ना कहीं उनको हार्म करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का पूरा क्लास थी आपकी फॉर SOSC। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा गाइज एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। साथ ही साथ क्या करेंगे, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेंगे जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी आप सभी के पास। एंड अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड देन अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसे जाके ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से जाके उसे ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपनी SOSC के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।